नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट चैनल में मैं ध्रुवराज वर्मा आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास की एक श्रृंखला चल रही थी, जिसमें पहला जो भाग था वतन और देश, इसको आपने देखा। दूसरे पार्ट में देश का भविष्य के बारे में जो भी अंकन हुआ है, जो भी चीज़ें बताई गई हैं यशपाल जी के द्वारा, वो सारी की सारी चीज़ें भारत से संबंधित हैं। इसमें 1947 से लेकर के, यानी भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से लेकर के 1957 तक की घटना का वर्णन किया गया है। इसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार भाखड़ा नांगल डैम बना, अच्छा हुआ, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार कितना किया गया, उस चीज़ को दिखाया गया है। 55 करोड़ रुपया जो भारत को पाकिस्तान को देना था, उस पर गांधी जी किस तरह से स्टैंड हो जाते हैं और पैसा देने के लिए, पाकिस्तान की मदद करने के लिए किस तरह से आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर बाद में बांग्लादेश भी बन गया। इस चीज़ को भी दिखाया गया है। और विभाजन की विभीषिका में एक ऐसी नारी जिसका नाम बंती है, उसके रूप में ऐसी बहुत सारी नारियों की करुण दशा को भी दिखाया गया है। बंती के बारे में तो यह है कि जब लाहौर में खून खराबा शुरू होता है तो वो भी जान बचाकर अपने परिवार के साथ भागती है। उसके साथ दुधमुहा बच्चा भी है, लेकिन उस भीड़ में कहीं खो जाते हैं। बंती का पूरा परिवार दिल्ली के पहाड़गंज एरिया में आकर के शिफ्ट हो जाता है, लेकिन बंती बेचारी छूट जाती है पाकिस्तान में। तारापुरी के साथ वह भी उन मानवता को शर्मसार करने वाले कमीनों के साथ में ही पड़ गई थी, जो हिंदू औरतों को एक गोपनीय जगह पर रखे हुए थे। एक टाइम बड़ी मुश्किल से एक रोटी, कभी 2 रोटी, कभी आधी रोटी ही उनको खाने को देते थे, और किसी तरह से चाहते थे पूरी तरह से टूट जाएं, और फिर उनको बीच बीच में ख़रीदने वाले भी लोग आते थे, यानी बेचने के लिए वो लोग वहाँ पर उनको रखे हुए थे। बंती भी तारापुरी के साथ भारत में आ जाती है। दिल्ली में बड़ी मुश्किल से तारापुरी उसको ढूंढवाती है, उसके परिवार को मिलाती है। मिलाने पर उसे अपार खुशी मिलती है, लेकिन बंती के परिवार वाले, जहाँ बंती अपने घर पे पहुँच के खुश है, वहीं बंती के परिवार वाले उसको देख करके नाराज़ हो जाते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं उसके ऊपर, उसकी नारीत्व पर उंगली उठाते हैं। उसको कहते हैं कि तुम्हारी पवित्रता तो भंग हो गई होगी, उसको अपनाने से इनकार कर देते हैं। बंती को इस बात का इतना सदमा पहुंचता है कि तारा बार बार उसको रोकने का प्रयास करती है, फिर भी वह रोक नहीं पाती। बंती वहीं सड़क पर सर पटक कर अपना जान दे देती है। ये हम क्या कहें मित्रों, बहुत कष्ट होता है उस दृश्य को पढ़ करके कि वही परिवार जहाँ पहले अपनाने को नहीं तैयार था, वही बंती की मृत्यु पर उसको सुहागिनों जैसा ड्रेस देता है, उसको सुहागिनों जैसा उसका श्रृंगार होता है, और फिर उसकी अंत्येष्टि की जाती है। इसी प्रकार से इसी उपन्यास में हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से प्रतिभाशाली, बहुत बड़े दबंग सूद जी, जिनका पूरा नाम विश्वनाथ सूद है, जिनको लगता था कि जालंधर में कोई हराने वाला नहीं है, मीडिया वाले, एग्जिट पोल वाले, बड़े बड़े नेता, विश्लेषणकर्ता, सभी लोगों की बातें फेल हो जाती हैं और वह 17,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। तो यहाँ पर यशपाल ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि राजनेता अपनी कुत्सित मानसिकता से जो भी करें, जैसे भी करें, लेकिन हमारे यहाँ की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। वो देश के निर्माण के लिए हमेशा तत्पर रहती है और अपने वोट की ताकत से ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखा देती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं मित्रों। तो आइए इस सारांश के माध्यम से, इसका भी सारांश PDF के रूप में आपको फ्री में ही मिलेगा। तो आइए इस सारांश के माध्यम से इस पूरे उपन्यास की समीक्षा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उपन्यास झूठा सच के दूसरा भाग, देश का भविष्य का सारांश। जयदीप पुरी को 19 अगस्त 1947 को नैनीताल से समाचार मिला कि हिंदुओं को लाहौर से निकाला जा रहा है। ऐसा सुनते ही वह परिवार की मदद करने के लिए लाहौर के लिए निकल पड़ा, परंतु फंस गया जालंधर में। जालंधर में उसका सूटकेस खो गया, रात में उसे लूट लिया गया। भूख और प्यास से व्याकुल वह स्वाभिमानी युवक टूट गया और पहुंच गया मुफ्त राशन
जो शरणार्थियों को बांटा जा रहा था उसे लेने के लिए। राशन लेकर वह ढाबे पर खाने के लिए जाता है और ढाबे पर बर्तन साफ करने और ग्राहकों को थाली परोसने का काम करने लगता है। सौभाग्य से उसे एक कोठी में खाना पहुंचाने जाना पड़ता है, जहां वह स्तब्ध हो जाता है क्योंकि सामने और कोई नहीं, सूद जी थे। सूद जी ने पुरी का आदर सत्कार ही नहीं किया। सूद जी का मित्रों पूरा नाम विश्वनाथ सूद था, जो लाहौर से वकालत पास थे। नहीं किया, बल्कि अपने मकान में भाई जैसा प्यार और दुलार भी दिया और आगे चलकर पुरी कमल प्रेस, जो पहले कमाल प्रेस के नाम से था, में संपादक बना। अब पुरी की स्थिति बदल चुकी थी। यहाँ थोड़ी सी चर्चा सूद जी के बारे में भी आवश्यक है। सूद जी लाहौर वासी, वकालत पास, कांग्रेसी युवक, खद्दरधारी व्रती हैं। जनता में उनके लिए जितनी श्रद्धा थी उतना ही वह परिवार के लिए बोझ थे। एक दिन पुरी प्रेस का काम समाप्त कर भोजन के लिए ढाबे पर जा रहा था कि देखता है कि बधवामल नारंग का परिवार शरणार्थी के रूप में जा रहा था। वह तुरंत उन्हें अपने साथ रख लेता है और लाहौर में उन लोगों के उपकार को भूलता नहीं है। उर्मिला नारंग जी की पुत्री है, जिससे पुरी प्रेम करता था। आज वह लोग पुरी के साथ रहते हैं। बाद में नारंग का परिवार अन्यत्र स्थापित हो जाता है। उर्मिला पुरी के पास रहने लगती है और धीरे धीरे ही सही वह सामान्य हो जाती है। इसी बीच पुरी को अपने परिवार का हाल मालूम होता है कि वह लोग बस्ती जिले के सोनवा नामक स्थान पर हैं। डॉक्टर प्राणनाथ यानी प्रोफेसर प्राणनाथ, जो लाहौर में पुरी के पड़ोसी और शुभचिंतक थे, उनके पिता भी उस स्थान पर चीनी मिल स्थापित किए थे। वहीं पर पुरी के पिता मास्टर राम भुलाया को नौकरी भी मिल गई थी। वह अब परिवार आराम से रहते थे। इधर गिरधारी लाल, हिंद प्रेस वाले की पुत्री कनक पुरी को नैनीताल से लाहौर परिवार की रक्षा के लिए भेज देती है, परंतु वह पुरी को लेकर आशंकित होती है और जल बिन मीन की तरह तड़पती है। कनक के पिता गिरधारी लाल लाहौर से दिल्ली पहुंचते हैं और अब्दुल समद नामक व्यक्ति की बड़ी कोठी को खरीद लेते हैं। अब्दुल समद पाकिस्तान जाता है, परंतु कुछ ही दिनों में उसे विश्वास हो जाता है कि पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान है। वह पुनः दिल्ली लौटकर अपनी कोठी प्राप्त करना चाहता है। चूँकि कोठी तो पंडित गिरधारी लाल ने खरीदी थी, लेकिन वह झूठा प्रचार करता है कि पंडित जी बलपूर्वक उसका मकान लिए हैं। गिरधारी लाल की परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि यह भ्रामक बात गांधी जी तक पहुंचती है। बाद में पंडित जी के दामाद नैयर जी, जो कनक के बहनोई भी हैं, अपनी काबिलियत से मुकदमा जीत जाते हैं और पंडित जी को कोठी मिल जाती है। पंडित जी की पुत्री कनक, पुरी की प्रेमिका, अपने पिता से काम करने की इच्छा जाहिर करती है। पंडित जी की स्वीकृति मिलने पर वह कई प्रेस का चक्कर लगाती है। उसी समय गांधी जी दिल्ली में लोगों की एक सभा में घोषणा करते हैं, जब तक दिल्ली और हिंदुस्तान में मुस्लिमों के लिए ख़तरा मौजूद है, मैं किस मुंह से पाकिस्तान सरकार पर कत्लो खून और बदअमनी के लिए दोष लगा सकता हूं। मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह शांति और अमन कायम करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहा हूं। पूरे देश में, विशेषकर दिल्ली में, गांधी जी के ऊपर पक्ष विपक्ष की खूब चर्चा हो रही थी। अब पुनः तारापुरी की ओर आते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि दोनों भाग में तारापुरी का विशेष योगदान है, मुख्य पात्र के रूप में है। उपन्यास के पहले भाग में आप पढ़ चुके हैं कि तारा पर मुसीबतों का चक्र चल रहा था। पाकिस्तान में जिस जगह पर तारापुरी और कुछ और भी स्त्रियों को बंदी बनाया गया था, वहाँ मानवाधिकार संगठन ने पुलिस की मदद से इन लोगों को छुड़ा लिया गया। उन्हें डीएवी कॉलेज के शरणार्थी कैंप में पहुंचा दिया गया, जहां असद मिल गया। यह वही मुस्लिम युवक असद था जो तारा से प्रेम करता था। उसने तारा को अपनाने के लिए आग्रह किया और मुस्लिम धर्म स्वीकार करने को कहा, परंतु तारा तैयार न हुई। वह भी शरणार्थियों के साथ दिल्ली के लिए चल पड़ी। अब तक दोनों सरकारें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, संभल चुकी थीं। अब पूर्व की ओर यानी भारत और पाकिस्तान अर्थात पश्चिम की ओर जाने वाली गाड़ियां सैनिकों की अभिरक्षा में सुरक्षित रूप से चल रही थीं। स्टेशनों पर उनका आतिथ्य सत्कार भी हो रहा था। शरणार्थियों के बारे में एक जगह लिखा है, शरणार्थियों को कोई जल्दी नहीं थी,
बहुत कम लोगों को अनुमान था कि वह कहाँ जा रहे थे। वह भाग्य को अंगूठा दिखाकर हंस रहे थे। भाग्य उन्हें कुचल नहीं सका। वह चिंता करके थक गए थे। अब उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। उपन्यास में उल्लिखित एक और हृदय विदारक घटना का वर्णन आवश्यक है। तारापुरी के साथ बंदी महिलाओं में एक बंती नामक विवाहित महिला भी लाहौर में अपने परिवार से बिछुड़ गई थी। उसका दूध पीता बच्चा उसके परिवार के साथ ही रह गया था। तारापुरी की अथक कोशिश के फलस्वरूप दिल्ली के पहाड़गंज की एक गली में बंती के परिवार मिल गए। तारा को एक बिछुड़े परिवार को मिलाने की अपार खुशी थी, परंतु बंती के परिवार वालों ने उसे यह लांछन लगाकर अस्वीकार कर दिया कि बंती की पवित्रता भंग हो गई होगी। बंती यह सदमा सह नहीं पाती है। अपने घर के सामने तारा के बचाने के प्रयास को असफल करते हुए सिर फोड़कर अपना जान दे देती है। छोटा बच्चा माँ को पकड़कर रोता है। अब मरने पर वही परिवार वाले बंती को सुहागिनों जैसा तैयार करके अंत्येष्टि करते हैं। तारा पुनः शरणार्थी कैंप लौट आती है। वहाँ पर उसे भगाने का प्रयास किया जाता है। ऐसी सभ्य और सुशील लड़की को बदचलन और आवारा कहा जाता है। वह अर्धमूर्छित अवस्था में भगवान को कभी नमाजी के रूप में, मंदिर के पुजारी के रूप में, तो कभी बाल रूप में देखती है, परंतु भगवान हर एक रूप में उससे अपना मुंह फेर लेते हैं। कैंप में तारा को ग्रेजुएट गर्ल जानने पर सम्मान और पद दोनों ही मिलता है। बाद में अग्रवाल साहब की कोठी पर रहने और उनके दोनों बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम मिल जाता है। एक जगह पर पंडित नेहरू के शरणार्थी कैंप में जाने का भी वर्णन है। इन्हीं कहानियों के बीच 13 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी के अनशन का वर्णन है। आमरण अनशन पर इसलिए बैठे थे कि बंटवारे के समय जो 55 करोड़ रुपए भारत को पाकिस्तान सरकार को देने थे वह नहीं दिया गया। भारत का तर्क था, जब तक हम पाकिस्तान से पूर्णतः आश्वस्त नहीं हो जाते तब तक वह राशि नहीं दी जाएगी। जैसा कि मित्रों आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान तुरंत ही कुत्सित चाल चला था कश्मीर को हथियाने के लिए और तमाम प्रकार के दंगा और फसाद करा रहा था। तो भारत सरकार का यही तर्क था कि जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तभी मैं पैसा दूंगा, नहीं तो वह पैसा लेकर के पाकिस्तान मेरे ऊपर ही आक्रमण करेगा। गांधी जी इसके विरोध में थे। अंततः सरकार को झुकना पड़ा। गांधी जी यह समझते थे कि भारत की सद्भावना से पाकिस्तान सुधर जाएगा, पर ऐसा नहीं हो सका। इधर इन्हीं बातों से परेशान कुछ लोग गांधी जी से क्रोधित थे। बिड़ला भवन में बम भी फूटा, पर गांधी जी बच गए। अंततः 30 जनवरी शाम 5:15 बजे गांधी जी को गोली मार दिया गया। पूरा देश शोक सागर में डूब गया। इधर जयदीपपुरी, जहां लाहौर में महत्वाकांक्षा के दुरूह पर्वत पर चढ़ने में असफल हो गया था, वही जालंधर में सब कुछ आसान होता जा रहा था। तन मन से कमल प्रेस संचालित करके अपनी आमदनी बढ़ा चुका था। पुरी ने सूद जी की अनुमति से नाजिर नामक साप्ताहिक पत्र का संपादक के रूप में काम करने लगा। नाजिर के अंक को पढ़कर ही कनक को पुरी की जानकारी प्राप्त हुई। खुशी से पागल कनक जालंधर आ गई। आने पर पता चला कि पुरी के साथ उर्मिला भी रहती है। पुरी जैसा आदर्शवादी युवक बदल चुका था। पुरी ने स्थिति संभाला भी और कनक से विवाह भी किया। अब उर्मिला उसे छोड़कर नर्स बन चुकी थी। अब तक तारापुरी को अग्रवाल साहब के बड़े बेटे नरोत्तम की सहायता से सरकारी विभाग में नौकरी मिल जाती है। नरोत्तम तारा से एक तरफा प्यार करते हुए अपने विवाह की बात करता है। तारापुरी के समझाने पर ग्लानि का अनुभव करते हुए क्षमा याचना करता है। तारा उसे अपना भाई बना लेती है। तारापुरी अपनी पुरानी दुख भरी जिंदगी को भूल जाना चाहती है। अब उसे अपने भाई और परिवार से कोई मतलब नहीं है, परंतु अपने आसपास के लोगों की मदद करती रहती है। डॉक्टर प्राणनाथ पुनः तारा से मिल जाते हैं। तारा भी प्राणनाथ को चाहने लगती है, परंतु विवाह के प्रस्ताव पर फफक कर रोने लगती है और अपने अतीत के बारे में, यहाँ तक नब्बू जैसे जालिम की हरकत जो शेखपुरा में भी बताती है। डॉक्टर साहब तारा के रुग्ण शरीर का इलाज कराकर विवाह कर लेते हैं। इसी बीच तारा का पहला पति सोमराज साहनी उसके ऑफिस में लोन पास कराने के लिए तारा की ऑफिस में जाता है। दोनों एक दूसरे को पहचान जानते हैं। सोमराज पुनः तारा को पाना चाहता है, जिसके लिए कानून से मदद लेता है। इस काम में पुरी और सूद जी
जैसे लोग भी साथ देते हैं। एक बार पुनः तारापुरी मुसीबत में पड़ जाती है और उसे उबारने में नैयर मदद करता है और सोमराज का दांव उल्टा पड़ जाता है। जयदीपपुरी की आदर्शवादिता गधे के सींग की तरह गायब हो जाती है। अब वह महत्वाकांक्षी हो चुका था। कनक भी इन्हीं कारणों से विवाह विच्छेद कर लिया। पुरी उर्मिला को पाना चाहा, वह भी अपना घर बसा चुकी थी। सूद जी का प्रभाव बहुत बढ़ चुका था। असेंबली चुनाव में उन्हें मात देने वाला कोई न था। पुरी और सूद जी, जो उपन्यास के प्रथम भाग में अपने ऊंचे आदर्शों के लिए जाने जाते थे, वही लोग अब महत्वाकांक्षा के दलदल में धंस चुके थे। पुरी का अंजाम आपने देखा ही। अब बात करते हैं सूद जी पर। सूद जी कई संस्थाओं के सूत्रधार थे। इनके प्रभाव से संस्थाओं के कोषों में करोड़ों रुपए जमा थे। यह भी कहा जाता था, सूद जी कृपाल होने पर निहाल कर सकते थे तो अप्रसन्न होने पर किसी को धूल चटा देना या उसे निर्मूल कर देना आवश्यक समझते थे। परंतु 1957 के आम चुनाव में सूद जी 17,000 वोटों से चुनाव हारकर हतप्रद हो गए। चुनावी जानकारों, राजनीतिक विश्लेषकों के विश्लेषण और एग्जिट पोल के दावे गलत सिद्ध हुए। सूद जी के चुनाव हारने की खबर के साथ उपन्यास का समापन होता है। अंतिम लाइनों में इस उपन्यास को अलंकृत और यथार्थ रूप से रचने वाले यशपाल जी देश के भविष्य को लेकर आशावादी हैं। उनके शब्दों में, जनता निर्जीव नहीं है, जनता सदा मूक भी नहीं रहती। देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के ही हाथ में है। तो इस प्रकार मित्रों यह उपन्यास पूरी तरह से समाप्त होता है। PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। हाँ, PDF में थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं और गलती वो मेरी तरफ से नहीं, टेक्निकल टीम की तरफ से है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इस सार्थक प्रयास पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।